देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम का ली चैटिलियर प्रिंसिपल। हालांकि ये टॉपिक मैंने पहले ही करवाना चाहिए था, पर ये लास्ट में कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये बस थ्योरी है। एंड जिसको नहीं पता, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पहले बता दूं कि हमने ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैप्टर के नाम की प्लेलिस्ट से। हर प्रॉब्लम, हर टॉपिक हमने डिटेल में कवर किया है। इवन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमने उसको इतना डिटेल में किया है कि बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन तक करके दिखाई है, अगर आपको मैथ्स या फिर थोड़ा बहुत कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चीज़ें बहुत डिटेल में हैं, तो इसीलिए वीडियोस थोड़े से लंबे होंगे, तो वो तो रहेगा ही, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए यहाँ पे हम करने वाले हैं ली चैटिलियर प्रिंसिपल। एंड इसके बाद ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि हमने अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं किए हैं, अगर वो भी करवानी है तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक। तो इस टॉपिक को समझने से पहले पहले आप ये समझो कि ये जो प्रिंसिपल है ये बात किस बारे में करता है, ठीक है। तो ली चैटिल प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी बात करता है, और वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, ठीक है, तो उसने ये बोला कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है एंड हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हम टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें, तो उससे इक्विलिब्रियम पर फ़र्क पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। प्रेशर बढ़ा दें या घटा दें, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, पर तभी जब ये इस रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व होंगी तभी, और कंसंट्रेशन चेंज करने पे, ठीक, वॉल्यूम चेंज करने पे, इनर्ट गैस को ऐड करने पर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। एंड एक रिएक्शन में इनको ऊपर नीचे करने से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में फ़र्क पड़ता है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। तो ली चैटिल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम किसी रिएक्शन में उसके फैक्टर्स को ऊपर नीचे करके कैसे भी करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे, तो रिएक्शन की टेंडेंसी होती है वापस से कैसे ना कैसे करके इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेना। उसके लिए रिएक्शन कुछ भी कर सकती है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आप इक्विलिब्रियम को छेड़ोगे तो वो कैसे ना कैसे बाद में टाइम में आगे चल के वो अचीव हो ही जाना है, ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर। तो ये कहता है ली चैटिलर प्रिंसिपल, एंड इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम बहुत सी चीज़ें, यानी कि इसके एप्लीकेशंस हैं, अपने अपने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक। अब जितने भी फैक्टर्स हैं या फिर जिन पे डिपेंड करता है, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, उन पे एक एक करके बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से टॉपिक समझो, एनसीईआरटी रीड करो और नोट्स खुद से बनाओ। अगर आपको नोट्स बने बनाए चाहिए तो यहाँ नहीं मिलेंगे, सॉरी। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है सबसे पहले, ठीक है। किसके ऊपर करता है? कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेलिंग तो ऊपर नीचे होती रहती है। अब और सेकेंडली डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। प्रेशर के ही बगल में हम वॉल्यूम भी लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बॉयल्स लॉ, कुछ तो याद होगा आपको। थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट, टेम्परेचर, जिसके बारे में हम शुरू से न्यूमेरिकल के टाइम पर भी बात करते आए हैं। जब भी हमको न्यूमेरिकल देते थे तो वहाँ पे एक टेम्परेचर ज़रूर से मेंशन करते थे, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो ऐसे करके वो न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं होता अगर टेम्परेचर चेंज होता रहता तो वो भी एक आपका फैक्टर है। फोर्थ है आपका, क्या था, आई थिंक इनर्ट गैस है। अब देखो, इनर्ट गैस मुझे एक बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि बुक में है नहीं है, पर मैं फिर भी करवा दूंगा। और लास्ट है आपका कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट। इतनी बात आपको क्लियर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता होगा। तो ये वो फैक्टर्स है जिन पे एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। देखो, मैं कोई बहुत लंबे चौड़े भाषण नहीं दूंगा इसके ऊपर। जो चीज़ सिंपल है उसको सिंपल तरीके से ही समझो, कोई इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थ्योरी रीड करने के लिए आपके पास बुक्स हैं, मतलब एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ है, वहाँ से भी रीड कर सकते हो, ठीक है ना।
कंसंट्रेशन की बात बस इतनी सी है, एग्जांपल के लिए अगर मैं H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम विद 2HI अगर मैं इस रिएक्शन को लूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम सोचो अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा दूँ, अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना भी है इसको घटा दूँ, तो ये रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं इन दोनों में से किसी के भी कंसंट्रेशन को छेड़ता हूँ तो मुझे इक्विलिब्रियम में शिफ्ट देखने को मिलेगा। समझने के लिए आप ऐसे समझो, 1 मोल H2 1 मोल I2 के साथ रिएक्शन करके 2 मोल HI बनाता है, ठीक। तो अगर मुझे HI का प्रोडक्शन और बढ़ाना है, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मुझे HI का प्रोडक्शन और बढ़ाना है या फिर इसका कंसंट्रेशन और बढ़ाना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं दो चीज़ कर सकता हूँ। सबसे पहला तो ये कि मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी बढ़ा दूँ, ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो होगा पर इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं प्रोडक्ट में से जो HI का कंसंट्रेशन है उसको घटा दूं। अगर मैं इसका कंसंट्रेशन घटा दूंगा तो ये H2 और I2 वापस से और रिएक्ट करके उतना ही HI बनाने की कोशिश करेंगे वापस से। तो ऐसे करके भी मैं प्रोडक्ट यानी कि HI का कंसंट्रेशन बढ़ा सकता हूँ। तो वहीं अगर इसका उल्टा देखें, अगर मुझे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो दो तरीके में है, दो तरीके हैं। मैं यहाँ से HI का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ। अगर HI का कंसंट्रेशन नॉर्मल से बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन क्या करेगी, जितना भी एक्स्ट्रा HI हमने ऐड किया है उसको डिकम्पोज या फिर उसको ब्रेक करके H2 और I2 में लेके आ जाएगी, यानी कि रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं रिएक्टेंट यानी कि H2 और I2 का ही कंसंट्रेशन को कम कर दूं, जिससे कि रिएक्शन यानी कि HI जो है जितना भी यहाँ कमी हुई है उतना यहाँ से HI क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, या फिर उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बात समझे। तो कंसंट्रेशन का खेल बस इतना सा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपने थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आपको जानकारी है तो पता होगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन आता है, वाई एक्सिस में हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम लेते हैं। अब इस रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा देखूँ तो H2 और I2 मेरा एक रिएक्टेंट, तो मान लो H2 यहाँ पे आया, I2 यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ H2, यहाँ पे लिख देता हूँ I2। प्रोडक्ट शुरुआत में बना ही नहीं होगा तो इसका कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो, यहाँ नीचे होगा HI। क्लियर। तो होगा क्या, शुरुआत में H2 और I2 आपस में मिलेंगे तो इनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा घटा देते हैं और बाद में ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। I2 भी रिएक्टेंट है, H2 के साथ मिलके ये भी इसका कंसंट्रेशन भी थोड़ा घटेगा और एक टाइम आएगा कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। वहीं HI जिसका कंसंट्रेशन अभी तो ज़ीरो है पर टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि भाई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा 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 एंड एक टाइम आएगा इसका भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इस टाइमलाइन में देखूं, एक कौन सी टाइमलाइन, ये और ए, अगर मैं इतनी टाइमलाइन में ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे ये दिखता है कि इधर से लेकर इधर तक इक्विलिब्रियम अचीव्ड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव है। इतना तो आपको जानकारी होगी। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, मैं इसको परफेक्टली बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊँ मैं, ये देखो ये H2 आ रहा है आपका, ये I2 आ रहा है, ये है HI, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया। अभी तो एक यहाँ तक इक्विलिब्रियम में ही था, मैंने इसे डिस्टर्ब किया। मैंने कैसे डिस्टर्ब किया, मैंने H2, ये दिख रहा है H2, मैंने इस H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। तो यानी कि इस पॉइंट से मैं कंसंट्रेशन H2 का बढ़ा रहा हूँ।
अगर मैं H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, देखो अभी H2 का कंसंट्रेशन इतना है, यानी कि इस लाइन में है। इसको अगर आप यहाँ वाई एक्सेस से मैच करोगे तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो H2 का कंसंट्रेशन इतना है, मैंने इसको बढ़ाया बढ़ाया, अगर मैं इसी पॉइंट से बढ़ा दूंगा तो एकदम से इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि ये कंसंट्रेशन यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ गए। तो H2 का मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, अगर मैं रिएक्शन के हिसाब से देखूं तो मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, और हमने रूल क्या पढ़ा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड और प्रोडक्ट ज़्यादा बना देगी। तो इस हिसाब से जो जितना H2 बड़ा है ना, वो इस I2 के साथ रिएक्शन करके HI का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो ये आपका H2 का कंसंट्रेशन है अभी, ये आपका I2 का कंसंट्रेशन है। तो इनकी आपस में रिएक्शन होगी। सॉरी, हाँ एक चीज़ यहाँ बतानी थी। अब एक बात अगर आप सोचो, ये H2 का कंसंट्रेशन तो पहले से बढ़ा हुआ है, पर I2 का कंसंट्रेशन तो उतना का उतना ही है। तो ये जो एक्स्ट्रा H2 है, ये इस बचे हुए I2 से रिएक्शन करेगा, तो इस I2 का कंसंट्रेशन तो घटेगा ना, यानी कि इसका ग्राफ थोड़ा नीचे बनेगा, और ये आपस में रिएक्शन करेंगे, जिसके बाद जो मेरा HI है ना, उसका कंसंट्रेशन पहले से बढ़ जाएगा। जो मेरा HI है, देखो HI यहाँ पे दिख रहा है, तो HI का कंसंट्रेशन पहले से बढ़ जाएगा, ऐसे धीरे धीरे करके वो ऐसे करके बढ़ जाएगा, ठीक है, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। तो यानी कि मैं कहूँगा कि जो मैंने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया था, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने की कहानी यहाँ तक चली, फिर से कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम रीच हो गया। हालांकि बुक में ये डायग्राम देखो इन्होंने इंटरसेक्ट नहीं करवाया, मेरी यहाँ पे जगह की कमी थी तो मुझे करवाना पड़ा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, बात समझी या नहीं, या मैं दोबारा बना के दिखा दूँ एक बार इसको। ये आपका H2 था, ये आपका I2 था, ये आपका HI था, ठीक है। ये आपका H2 का कंसंट्रेशन, ये आपका I2 का कंसंट्रेशन, ये आपका HI का कंसंट्रेशन। यहाँ पे टाइम T चल रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में H2 का कंसंट्रेशन कितना भी था वो घटेगा, I2 का भी घटेगा, थोड़ा सा घटेगा, ज़्यादा नहीं, और HI का बढ़ेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। मतलब मान लो यहाँ से अगर आप देखो तो इस पॉइंट के बाद से इस पॉइंट के बाद तक इक्विलिब्रियम अचीव्ड है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक हमने कोई छेड़खानी नहीं करी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया, मैंने I2 का नहीं बढ़ाया है, मैंने सिर्फ H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया है। तो एक तरीके से मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाऊंगा तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये वापस से रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो मुझे HI का कंसंट्रेशन और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रिएक्शन शिफ्ट होती है फॉरवर्ड। इतनी बात समझे। तो फिलहाल देखो मैं कंसंट्रेशन बढ़ा कैसे रहा हूँ, बस उसको समझना। H2 का कंसंट्रेशन अभी इतना है, यहाँ मेंशन कर लोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी स्केल में। मैंने इसका कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ा दिया तो मान लो उसका कंसंट्रेशन पहले इतना था, अब मान लो वो यहाँ पहुँच गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ देखोगे तो इतनी पहुँच गई। तो मैंने इतना जो H2 का कंसंट्रेशन है बढ़ा दिया, ठीक। I2 का नहीं बढ़ाया है। तो जितना भी एक्स्ट्रा वाला H2 है ये वापस से इस बचे हुए I2 से रिएक्शन करके HI फॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो अब H2 जो है रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, I2 का कंसंट्रेशन है थोड़ा घटेगा क्योंकि ये तो पहले से ही इतना था, और ये वापस से H2 से रिएक्शन कर रहा है तो इसका कंसंट्रेशन और घटेगा, यानी कि इतना कम से कम, ठीक। और HI जो है उसका कंसंट्रेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा पहले से। HI पहले जितना था उससे थोड़ा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ किया। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है तो प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाता है तो बढ़ गया,
और फिर से हमने देखा कि टी टाइम के बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अगेन अचीव हो गए, यानी कि अगेन इन सभी के कंसंट्रेशन क्या हो गए, कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ थे कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ पर भी कांस्टेंट हो गए, और यही ग्राफ आपको बुक के अंदर भी देखने को मिलता है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकूँगा, मुझे माफ़ कर देना। सीधे आगे बढ़ेंगे। सॉरी, इसका दूसरा केस क्या होगा, कंसंट्रेशन। देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी या फिर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो वहीं इसका उल्टा क्या होगा, अगर मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो ये जितना भी एक्स्ट्रा एच आई में ऐड करूंगा, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करूंगा, वो क्या होगा, वो बैकवर्ड चला जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा वापस से H2 और I2 को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो भाई मेंटेन करना चाहता है। इक्विलिब्रियम क्या करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है। ये सेक्युलर है थोड़ा सा, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए आप लोग। बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ या नेक्स्ट था अपना प्रेशर के बारे में। प्रेशर, और इसी के साइड में भी वॉल्यूम लिखेंगे थोड़ी देर में। देखो प्रेशर का केस आप तभी लगा सकते हो जब रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व होंगी। पहली बात, एग्जाम्पल ले लेते हैं, N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3। आपको पता होगा कि ये जो होती है ये हेबर्स प्रोसेस होती है, ठीक। इसमें अमोनिया बना है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ प्रेशर का खेल किस तरीके से होगा। देखो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ कर दूंगा, बेसिक रूल पहले बता रहा हूँ। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा तो प्रेशर को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये रिएक्शन चाहेगी कि जितना भी बढ़ा हुआ प्रेशर है उसे कम किया जाए। मानते हो ये बात। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि जितना भी बढ़ा हुआ प्रेशर है उसको कम किया जाए। बात समझ गए। तो इसीलिए अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्या है, जहाँ लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। बात समझे या नहीं। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, जहाँ लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि अब रिएक्शन कम पार्टिकल्स या कम गैस के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करना चाहेगी ताकि वो प्रेशर को कम कर सके। इसको आप ऐसे समझेंगे कि ये आपका कंटेनर है और ये बंद है, ठीक। इसमें गैसेस भरी पड़ी हैं ऐसे करके ना, गैस तो दूर दूर ही होता है, उसके उसके पार्टिकल तो दूर दूर ही होते हैं। अब मैं कह रहा हूँ मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने का मतलब समझते हो, प्रेशर बढ़ाने का सिंपल सा मतलब है कि मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया। और प्रेशर बढ़ेगा तो वो ऐसे बढ़ेगा, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं ना वो कंटेनर की वॉल्स पे ना धक्का लगाते हैं। धक्का लगाना इन द सेंस उस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग। प्रेशर बढ़ने का मतलब इन द सेंस ये होता है कि कंटेनर्स की वॉल पे स्ट्रेस बढ़ गया, यानी कि कंटेनर्स की वॉल पे पार्टिकल बाहर ऐसे धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, इसको जितना भी बढ़ा हुआ प्रेशर है, भाई इक्विलिब्रियम है ना, तुमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हुआ है तो वो वापस से वहीं आने की कोशिश करेगा, और अगर वो वापस से वहीं आने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन चाहेगी ना कि जितना भी प्रेशर हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है उसे कम किया जाए। और प्रेशर को वो कम कैसे कर सकती है, प्रेशर को रिएक्शन कम कैसे कर सकती है, वो ऐसे कर सकती है ये जितने नंबर ऑफ मोल्स के बने थे ना इनको कम कर दे। अगर ये धक्का लगाने वाले ही लोग कम हो जाएंगे, धक्का लगाने वाले ही लोग कम हो जाएंगे तो प्रेशर तो कम हो ही जाना है ना।
और उतना ही कम करेगी जितना उसको चाहिए था। तो बेसिकली अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया भी तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से शिफ्ट हुई कि उसने जितना भी बढ़ा हुआ प्रेशर था उसे कम कर लिया। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। बेसिकली जिन बच्चों को बस याद करना होता है वो ये याद कर लेते हैं कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो तो रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगी लेस नंबर ऑफ मोल्स पे। ये तो हो गई रटने वाली बात, और ये जो मैंने समझाया ये था इसका असल मतलब। अब अगर प्रेशर को घटा देंगे, प्रेशर को घटा देंगे तो वही वाली कहानी है, प्रेशर आपने जितना रिएक्शन को चाहिए था उससे कम कर दिया, जितना रिएक्शन को प्रेशर चाहिए था आपने कम कर दिया, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, जितना प्रेशर आपने कम किया उतना वापस से लाया जाए, और उतना उतना प्रेशर वापस से लाने के लिए रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होगी जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी कि वो ज़्यादा बंदे बुला के लाएगी और धक्का मारेगी। कब तक? जब तक उतना ही प्रेशर मेंटेन नहीं हो जाता, और इससे ज़्यादा लेम भाषा में मैं नहीं समझा पाऊँगा। तो अगर प्रेशर बढ़ता है तो रिएक्शन शिफ्ट या फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर देयर आर लेस नंबर ऑफ मोल्स। इस केस में रिएक्टेंट साइड में 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड, कब? प्रेशर बढ़ाने पे। और अगर प्रेशर घटा देता हूँ तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर मोर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि रिएक्टेंट साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। इतनी बात समझे? और यही लॉजिक आप डायरेक्टली वॉल्यूम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर बढ़ाया मतलब वॉल्यूम घटाया, सेम कहानी। प्रेशर बढ़ाया मतलब प्रेशर घटाया मतलब वॉल्यूम बढ़ाया, सेम कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वाला लॉजिक पल्ले पड़ा होगा, ठीक है। बाकी आप इसे बुक के अंदर भी रीड करके देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, एंड थर्ड कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको समझोगे कैसे? देखो, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये N2+3H2 ही वाले लेते हैं, इक्विलिब्रियम विद 2NH3। मुझे इसका एग्जैक्ट वैल्यू शायद नहीं पता है, पर फिर भी इसमें जो इंथैल्पी होती है ना वो -92.38 किलो जूल पर मोल समथिंग होती है। वैल्यू से मत जाना, मीनिंग समझना। देखो, N2+3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3, इसमें इंथैल्पी चेंज कितना आया? -92.38 किलो जूल पर मोल। जिनको नहीं पता तो ये बात जान लो, थर्मोडायनेमिक्स में था ये चीज़ कि इंथैल्पी चेंज नेगेटिव कब होती है? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। पॉजिटिव कब होती है? जब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। बात समझ गए? इसी चीज़ को अगर मैं अलग से ना लिखूं तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 92.38 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। लिखने को डेल्टा एच में इसको लिखा ऐसे, और रिएक्शन के अंदर लिखा कुछ इस तरीके से। यानी कि आपने N2 और 3H2 को मिलाया, यानी कि आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को मिलाया, फिर आपने बनाया अमोनिया, साथ में आपको कुछ हीट मिली। तो अगर आप लेफ़्ट से राइट की ओर देखो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पर वहीं अगर आप राइट से लेफ़्ट की ओर देखो तो ऐसा लग रहा है कि अमोनिया और उसको कुछ हीट दी ताकि वो टूट सके N2 और 3H2 में, ठीक। तो लेफ़्ट से राइट में देखने पर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पर वहीं राइट से लेफ़्ट में देखने पर ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। इतनी बात समझ गए या नहीं समझे? अब देख होगा क्या यहाँ पे एक्चुअल में, अगर आप कहानी समझोगे तो अगर आपको टेम्परेचर का लॉजिक मैं समझाऊं तो ये बस इतना सा है कि अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन आती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसको करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, ठीक है। तो अरे यार, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा या प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा बेसिकली। पर अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो रिएक्शन चली जाएगी बैकवर्ड। जैसे आप इसी केस में देखो,
N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 प्लस 92.38 किलो जूल पर मोल। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट में देखूं, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, देखो रिएक्शन तो वैसे ही हीट प्रोड्यूस कर रही है, मैं और टेम्परेचर दे रहा हूँ उसको, तो करती क्या है ना, ये जो रिएक्टेंट होंगे ये बची हुई जो एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड। मतलब मुझे अब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर वहीं अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, तो जितना इसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर था उतना मिला नहीं, तो ये रिएक्शन खुद से भी हीट रिलीज़ करेगी और मुझे NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ा कर देगी। तो बेसिकली रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी ऐसे केस में फॉरवर्ड। आप सिंपली इतना समझो, अगर आपके पास, आप एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए लर्न कर लो, अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पे सिंपली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड, और अगर घटाओगे तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड। ख़त्म कहानी। ठीक, दोबारा से एक बार बता दूं मैं आपको, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3 प्लस 92.38 किलो जूल पर मोल। लेफ्ट से राइट में देखने पर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसीलिए अगर मुझे अमोनिया के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज़ करना है, क्या बोला मैंने, अगर मुझे अमोनिया के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज़ करना है तो मतलब मुझे टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट में देखने पर रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। पर वहीं अगर अगर मुझसे कोई बोले कि मुझे N2 प्लस 3H2 के कंसेंट्रेशन को बढ़ाना है, N2 प्लस 3H2 के कंसेंट्रेशन को बढ़ाना है, तो अगर आप इस रिएक्शन को राइट से लेफ़्ट देखते हो तो ये एंडोथर्मिक है। अगर राइट से लेफ़्ट देखने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, बोलो ज़रा, सोचो। अगर आपको N2 प्लस 3H2 का कंसेंट्रेशन बढ़ाना है और रिएक्शन आप राइट से लेफ़्ट की ओर देख रहे हो, तो मतलब कहने का ये है, ये रिएक्शन आपको लग रही होगी कुछ ऐसी, 2NH3 प्लस 92.38 किलो जूल पर मोल आप लिख लेना इक्विलिब्रियम विद N2 प्लस 3H2। ठीक है, आप कुछ ऐसे भी देख सकते हो। तो इस केस में आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे लिए ये प्रोडक्ट है, और अगर मुझे ये रिएक्शन दिख रहा है एंडोथर्मिक है और मुझे प्रोडक्ट बढ़ाना है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मोटा मोटी आप बस इतना लर्न कर लो, इतना भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लॉजिक भी इसमें इतना ही था, बाकी आप चाहो तो इसको NCERT से रीड भी कर सकते हो। फिर क्या था उसके बाद, ये भी हो गया, 3 4 आई थिंक चौथा कर रहे थे, और कैटलिस्ट था ना। कैटलिस्ट का बहुत सिंपल चीज़ है। कैटलिस्ट होता क्या है, अगर आपने थोड़ा 10th क्लास में पढ़ा हो कैटलिस्ट क्या होता है, तो उसके बारे में कहते हैं विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन के होने की स्पीड को बढ़ाता है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम के केस में कैटलिस्ट हेल्प करता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने में, क्योंकि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें इक्विलिब्रियम अचीव होने में बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम स्पैन को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैटलिस्ट का, जो कि एट दी एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करवाता है। ध्यान देना, ये इक्विलिब्रियम में कोई चेंज लेके कभी नहीं आएगा, बस ये क्या करता है, रिएक्शन के होने की स्पीड को बढ़ाएगा, और इस केस में ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में को जल्दी अचीव करवाने में हेल्प करेगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन, अगर इन दोनों की स्पीड सेम हो जाए, इन दोनों के होने की स्पीड सेम हो जाए, तो हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो ये कैटलिस्ट उसी को अचीव करने में हेल्प करता है, और वैसे ये इक्विलिब्रियम को चेंज करने में कुछ मदद नहीं करेगा। तो इसका इतना सही है, बुक में भी इतना सही दिया हुआ है। लास्ट है इनर्ट गैस का बस आप देख लो, वैसे मुझे पता नहीं कि बुक में है कि नहीं, मैंने देखा नहीं वैसे अच्छे से, ठीक है, पर फिर भी यहाँ देख लो, हुआ तो अच्छी बात है। इनर्ट गैस ना 2 तरीके से काम करती है। पहला, अगर आप इनर्ट गैस यूज़ कर रहे हो, पहली बात, इनर्ट गैस मतलब इंट्रोवर्ट गैस, मतलब ये अनरिएक्टिव है, ठीक है, इसको आप डाल दो, ये रिएक्ट नहीं करेगी। सॉरी सॉरी
क्या बोला मैंने? इनर्ट गैस है ना। पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम। पहला केस है कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हो और उसमें आप इनर्ट गैस भी ऐड कर रहे हो, तो एट दी एंड शुरुआत में प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पर ध्यान देना, टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा पर पार्शियल प्रेशर में कोई इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलेगा। पार्शियल प्रेशर समझते हो? जितनी भी गैसेज हैं, जितनी भी गैसेज हैं, उन सब में इंडिविजुअली लगने वाला प्रेशर वो होता है पार्शियल प्रेशर। हालांकि इनर्ट गैस को ऐड करने से टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, पर पार्शियल प्रेशर में हमें कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो इनर्ट गैस है, कुछ चेंज लेके आएगी ही नहीं। तो अगर पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब केपी में भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं करती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में इनर्ट गैस अगर ऐड हो रही है तो इक्विलिब्रियम में नो चेंज, बात हो गई ख़त्म। पर वहीं अगर मैं इसका सेकंड केस देखूं जो कि है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्यों? किस खुशी में? अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया और पर देखना ये मेरा वेसल है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है, ये मेरे वो नंबर, ये वो गैसेस हैं जो कि पहले से हैं, पर मैंने इसमें क्या कर दी? इनर्ट गैस और ऐड कर दी, इनर्ट गैस और ऐड कर दी। तो इनर्ट गैस के ऐड होने से यह प्रेशर बढ़ना चालू होगा। ये भले ही प्रेशर मैंने कांस्टेंट किया है, प्रेशर बढ़ना चालू होगा। उस प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए, या फिर उस प्रेशर को हम बढ़ने से रोकेंगे, और अगर प्रेशर को बढ़ने से रोकेंगे, उसको कांस्टेंट करने की कोशिश करेंगे, तो एट द एंड मुझे वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैं इन दोनों में से कोई एक चीज़ को कांस्टेंट कर रहा हूँ तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो इस केस में प्रेशर अगर बढ़ रहा होगा, उस बढ़ते हुए प्रेशर को अगर मैं कम करूँगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो बताओ आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो कंसंट्रेशन जो कि N/V होता है वो घट जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होना चाहेगी जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। बेसिकली जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था ना प्रेशर वॉल्यूम वाला, अब वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कांस्टेंट प्रेशर करूँगा तो प्रेशर बढ़ना चाहेगा, पर हमें प्रेशर करना है कांस्टेंट, उस चक्कर में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होगी जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। बात हो गई ख़त्म। तो इनर्ट गैस होती है इन दो केस पे डिपेंड करती है, और इसके साथ आपका ली चैटेलियर प्रिंसिपल हो जाता है ख़त्म। ठीक। और मुझे नहीं लगता मुझे इसको समराइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैं हर एक चीज़ को समराइज़ करते हुए भी चल रहा था। ठीक है। अच्छा, ये इनर्ट गैस पहले था, ये बाद में था, कोई नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ बुक को खोलें, वहाँ से पढ़ें, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ के बोल रहा हूँ। हालांकि मैंने इनर्ट गैस वाला टॉपिक नोटिस नहीं किया, क्या पता हो क्या पता ना हो। ठीक, चलो फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, को तो खुला ही हुआ हमेशा के लिए। तब तक के लिए बाय।